पंजाब की बात करें आने वाले 10 सालों में या उससे आगे जब समा आएगा तो पंजाब कितना एयर पोल्यूटेड हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे तो जैसे कहा जाता है कि ग्रीनरी बहुत है, फॉरेस्ट बहुत है, ट्री प्लांटेशन बहुत हो रही है। इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं? पंजाब का क्या फ्यूचर रहेगा? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि ग्रीनरी होने से आप प्रदूषण को ख़त्म कर सकेंगे। कुछ जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनको आप कम कर सकते हैं, बट बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अगर आप गलत पेड़ लगाएं रोड के पास में तो प्रदूषण बढ़ जाएगा। पत्तों को अगर मैं जलाऊं यहाँ पर ढेर बना करके, उससे इतनी गंदी धुआं निकलेगी, उसमें इतने कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, बेंजीन काफ़ी मात्रा में होती है, PM 2.5 भी होता है जिसके बारे में लोग जानते हैं। तो इसका जो असर है, ऑल्दो ये कम क्वांटिटी है, क्योंकि इस पर कोई सेफगार्ड है ही नहीं, इस पर कोई कंट्रोल है ही नहीं। कार से प्रदूषण निकलता है, जो पावर प्लांट से प्रदूषण निकलता है, जो इंडस्ट्री से प्रदूषण होता है, देखिए ये बाकी सारे जितने भी स्रोत हैं इनके ऊपर तो फिर भी एक रेगुलेटरी कंट्रोल है। कोई अगर आग जला रहा है तो जो धुआं है उसको रोकने के लिए, उसको साफ करने के लिए कोई भी प्रावधान है? नहीं है ना। तो इस तरह के जो स्रोत हैं ये डिफ्यूज्ड सोर्सेज हैं और इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनके कारण जो ओवरऑल प्रदूषण होता है, हमारा एटमॉस्फेयर बेसिकली एक कबाड़ खाना बन गया है। जैसे कोई चीज़ हमें पसंद नहीं है, हम उसे डस्टबिन में डालते हैं, राइट? उसी तरह से जो धुआं इसको जलाने से निकलता है, उस धुएं का कोई क्लेंजिंग नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं, कोई सेफगार्ड नहीं है, वो हम सब फिर बाद में इनहेल करते हैं। ਸੋ ਹਵਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਆਈਸਰ मोहाली ਦੇ प्रोफेसर विनायक सिन्हा ਸਾਡੇ ਨਾਲ मौजूद ने, गलबात करेंगे। सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे एयर पोल्यूशन होगा? अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले थोड़ी बारिश हुई है, तो इसलिए बारिश से अच्छा कुछ साफ नहीं कर पाता हवा को। तो अभी एयर क्वालिटी जो जितना अच्छा हो सकता है यहाँ पर है। अच्छा, बेसिकली वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे देखिए, मेरी पैदाइश अफ्रीका में हुई थी, ज़ाम्बिया में। अच्छा। मेरे पिताजी वहाँ काम करते थे 25 साल। पर हमारा गांव आप कहेंगे पिंड, पंजाब में कहते हैं, बिहार में है। अच्छा। हाँ, और पटना में मेरी स्कूलिंग हुई। साउथ इंडिया विच मैंने कॉलेज किया, IIT दिल्ली से फिर मैंने MTech किया, फिर जर्मनी से PhD किया, नोबेल लॉरिएट पॉल कुत्ज़न के साथ। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि एयर पोल्यूशन ग्लोबली इशू है। हाँ जी। आप अफ्रीका में भी रहे, आप जर्मनी भी रहे, या बिहार में भी रहे, अब लंबे समय से आप पंजाब में हैं। तो सब जगह आपको उस टाइम, आज से 30 या 40 साल पहले, ये बहुत बड़ा इशू था? देखिए, कोई भी जो पर्यावरण संबंधित प्रॉब्लम है वो उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्केल होता है। यानी कि जब ज़्यादा आबादी बढ़ जाती है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा। जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसके कारण बहुत हद तक जो शहरों की हम प्रदूषण की बात करें, कॉज वहीं से स्टार्ट होता है। जैसे अब ज़्यादा लोग हुए तो ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा उत्पाद भी करनी ज़रूरी है, प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन, है ना। तो फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो फूड एग्रीकल्चरल वेस्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। पराली की हम सबको ही जानता है आज उसके बारे में नॉर्थ इंडिया में। हाँ, बट उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, वो एक सोर्स है जो कि कुछ हफ्तों के लिए एक्टिव है। अच्छा। लेकिन आज के समय में अगर हम विंटर की बात करें पूरे नॉर्थ इंडिया में इन जनरल, और हम समर में भी कुछ ऐसे पीरियड्स हैं जब बहुत ज़्यादा ख़राब AQI हो जाता है, तो उसका मेन कारण दरअसल ये है कि हम अपने जो अर्बन वेस्ट है, आप देखेंगे हमारे घरों से ये वेस्ट रिड्डी वाले आते हैं, ले जाते हैं, फिर उसको जनरली ये किसी इंसिनरेटर में जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जितना इंसिनरेटर का कैपेसिटी होता है, अगर इंसिनरेटर ठीक से चल भी रहा हो, पहले तो वो गांव में है ही नहीं, राइट? तो उसको एक जगह ले जा कर के डंप कर दिया जाता है लैंडफिल में। वो लैंडफिल में फिर क्या होता है,
जितनी पदार्थ उसमें से रिसाइकल हो सकती है, जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू है, वो निकाल लिया जाता है स्लव से। सेग्रीगेशन। हाँ जी, सेग्रीगेशन। लेकिन बहुत सारा ऐसा बच जाता है जो कि फिर जलाया जाता है, किसी काम का नहीं बचता जो। हाँ, और वो जो जलाते हैं वो हमारे जो कार से प्रदूषण निकलता है, जो पावर प्लांट से प्रदूषण निकलता है, जो इंडस्ट्री से प्रदूषण होता है, देखिए ये बाकी सारे जितने भी स्रोत हैं इनके ऊपर तो फिर भी एक रेगुलेटरी कंट्रोल है ना। उसमें हम स्क्रबर लगाते हैं, उसमें कितना धुआं निकल रहा है, क्या कितना वेस्ट है, एनजीटी की गाइडलाइंस भी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बिल्कुल बिल्कुल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। लेकिन अगर आज मैं यहाँ पर इतना अच्छा, अभी आपने बताया AQI है, थोड़ा पत्ते गिर रहे हैं यहाँ से, है ना, वो पत्तों को अगर मैं जलाऊं यहाँ पर ढेर बना करके, उससे इतनी गंदी धुआं निकलेगी, उसमें इतने कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, बेंजीन काफ़ी मात्रा में होती है, PM 2.5 भी होता है जिसके बारे में लोग जानते हैं। तो इसका जो असर है, ऑल्दो ये कम क्वांटिटी है, क्योंकि इस पे कोई सेफगार्ड है ही नहीं, इस पे कोई कंट्रोल है ही नहीं, ये तो पूरा हाँ नो पैरामीटर्स इस पे। अब कोई अगर आग जला रहा है तो जो धुआं है उसको रोकने के लिए, उसको साफ करने के लिए कोई भी प्रावधान है नहीं, है ना। बिल्कुल ठीक है ना। और जब हम विंटर में जब तापमान नीचे जाता है, लोगों के पास हीटर नहीं होता, लोगों अपने आप को गर्म रखने के लिए जो कुछ जला सकते हैं वो जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, आग जलाते हैं। बिल्कुल। वो धुआं कहाँ जाता है? हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, हवा में जाता है, उनके हमारी सांसों में ही आ रहा है, सीधी बात करें। बिल्कुल। और जो तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इस तरह के जलाने से जो छोटे छोटे ओपन फायर्स हैं, जिनका कोई रेगुलेशन भी करना बड़ा मुश्किल है, जो अपॉर्चुनिस्टिकली होता है, ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे यहाँ पे जल रहा है वो, है ना, इंडस्ट्री तो 24 घंटे चलता है। तो इस तरह के जो स्रोत हैं ये डिफ्यूज्ड सोर्सेज हैं और इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इनके कारण जो ओवरऑल प्रदूषण होता है, हमारा एटमॉस्फेयर बेसिकली एक कबाड़ खाना बन गया है। इट्स यूज लाइक अ डस्टबिन। जैसे कोई चीज़ हमें पसंद नहीं है, हम उसे डस्टबिन में डालते हैं, राइट। उसी तरह से जो धुआं इसको जलाने से निकलता है, उस धुएं का कोई क्लेंजिंग नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं, कोई सेफगार्ड नहीं है, वो सीधे के सीधे हवा में जाता है। और जैसा आपने अभी बताया, वो हम सब फिर बाद में इनहेल करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसी, और ये स्रोत जो है ये तो पूरे साल भर है, और ये जहाँ ज़्यादा कस्बा है वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट का ठीक नहीं है सिचुएशन। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हम कई बार जो सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं, यस ट्रैफिक से भी निकलता है, लेकिन अगर आप डिटेल में जाएंगे तो ट्रैफिक से PM 2.5 उतना नहीं निकलता। आज की डेट में जो पहले ट्रैफिक जो फ्लीट है, वो अगर हम 40 साल पहले वाले ट्रैफिक कार से कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा स्वच्छ है, बहुत ज़्यादा। हाँ, और आप ई व्हीकल की भी बात करें, जहाँ जहाँ ई व्हीकल हो चुके हैं मॉडर्न सिटीज़ में, आपने क्योंकि बताया अब्रॉड या जो जहाँ डेवलप सिटीज़ में, वहाँ पे काफ़ी हद तक अच्छे कंट्रोल्स हैं इनके ऊपर। जो मॉडर्न डे कैटलिस्ट है वो उसमें से सिर्फ ज़्यादातर ज़्यादा CO2 निकलता है, और निकलते हैं कुछ और गैसेस, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हीकल्स की बात करें, 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स की, इनसे जो स्मोक पैदा हो रहा है वो, और अगर बात करें अपना CNG की बात करें, या फिर हम दूसरा अपना जो ई व्हीकल्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी व्हीकल्स आ गए हैं, ये भी जिम्मेदार हैं एयर पोल्यूशन बढ़ने के लिए, ई व्हीकल्स और CNG। देखिए, जो CNG और ई व्हीकल है, इससे जिस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है, वो पहली बात तो मात्रा में कम है। दूसरी बात जो मैटर करता है वो ये है कि जो मॉलिक्यूल इनसे निकलता है प्रदूषण में, वो कितना घातक है। तो ज़्यादातर जो घातक वाली हैं वो हमें पेट्रोल 2 व्हीलर वाले व्हीकल से निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी भी उतना अच्छा नहीं है, और पेट्रोल को जब जलाते हैं तो उसमें उस तरह के मॉलिक्यूल ज़्यादा निकलते हैं उस वे में, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। ई व्हीकल ऑन रोड सिर्फ रीसस्पेंड करता है। अगर आपकी सड़कें ठीक नहीं हैं और सड़क डस्ट ट्रैक है, तो वो जो क्या बोलते हैं उसको, डस्ट है ना, डस्ट रीसस्पेंड होता है हवा में, तो वो PM 2.5 को थोड़ा बढ़ाता है। लेकिन वो कंपेयर टू जो पेट्रोल 2 व्हीलर है, बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ है ई व्हीकल। बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, आपने इस पे स्टडी की होगी, R&D की होगी। बिल्कुल पंजाब की अब क्या हालत है हमने उसमें? पूरे इंडिया का किया है। अच्छा। ना सिर्फ पंजाब का किया है, पूरे इंडिया का किया है। एक जर्नल है एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट X, जो काफ़ी नामचीन जर्नल है इंटरनेशनल इसमें। उसमें हमने ये दिखाया
और उसके कारण हम सरकार को ये भी पता चला कि ऑड इवन रूल में जब आप कि सिर्फ जो पेट्रोल 4 व्हीलर्स हैं, जो ज़्यादा स्वच्छ वाहन हैं हमारे ट्रैफिक फ्लीट में, उन पे कर्ब लगाते हैं, पर जो ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न करने वाले वाहन है जैसे पेट्रोल 2 व्हीलर है ना, या 3 व्हीलर्स, उस पे नहीं लगाते हैं, तो वो तो कभी काम नहीं करेगा। क्योंकि ये तो वही बात हुई कि क्लास में आपने जो शरारती बच्चे हैं उनकी शरारत बंद कराई नहीं, और जो शांत बैठे थे उनको आप दंड दे रहे हैं। केजरीवाल का ऑड इवन वाला फार्मूला कामयाब है नहीं है टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन? देखिए, एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए तो वो सही नहीं है, और वो सिर्फ केजरीवाल जी को हम नहीं कहेंगे। क्या होता है कि हमारे जो नेता लोग होते हैं, कोई भी हो, वो पब्लिक के प्रति अच्छा ही सोच करके कार्यक्रम उठाते हैं, राइट, कदम उठाते हैं। लेकिन उसमें अगर वो थोड़ा सा सर्च कर लेते तो दिल्ली से पहले मेक्सिको में रोड रैशनिंग ट्राई किया गया था। जहाँ जहाँ भी विश्व में इस चीज़ को ट्राई किया गया है, ये पाया गया है कि अगर आप इसको विथ एग्जेम्पशंस करें और उस एग्जेम्पशन में आप किसको छूट दे रहे हैं उस पे ध्यान नहीं दें, आपने सबसे प्रदूषण उत्पन्न करने वाले वाहन को कोई पाबंदी नहीं लगाई, है ना, तो फिर वो कैसे काम करेगा? वो नहीं काम करता। और हमने क्या ये पाया कि ऑड इवन जो जब हुआ था, मेरा आईसर मोहाली का रिसर्च ग्रुप वहाँ था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और मौसम विभाग के अंदर आता, उनके साथ वहाँ पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास में, तो हमने ये पाया कि लोगों ने, क्योंकि 8 बजे सुबह से 8 बजे शाम तक पाबंदी थी, 12 घंटे के लिए, बिल्कुल, तो जिनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने का उतना ना इच्छा है ना सहूलियत है, वो उन्होंने 8 बजे सुबह से पहले अपने ऑफिस के लिए निकल गए अपने वाहन में, और उसका वो ज़्यादा हार्मफुल है, हानिकारक है एयर क्वालिटी के लिए। क्योंकि 8 बजे सुबह से पहले जो बाउंड्री लेयर होता है, वो बाउंड्री लेयर क्या होता है, जो हम जैसे यहाँ खड़े हैं, जो एटमॉस्फेयर का लोअर मोस्ट पार्ट है, जिसमें हमारे एमिशंस एकत्रित होते हैं, अक्यूमुलेट करते हैं, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में नहीं मिक्स होता। जो लोअर मोस्ट पार्ट है वो बदलते रहता है, इवनिंग आवर्स, आफ्टरनून आवर्स, रात के टाइम पे, तो वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स एंड इवनिंग आवर्स में सबसे कम होता है कुछ, तो उसमें उसके कारण जो प्रदूषण ऑल्दो वाहन कम हो गए, मान लीजिए उस टाइम पे ट्रैफिक का पीक, वो इस टाइम पे हुआ एट द टाइम ऑफ द डे जहाँ पे ये बाउंड्री लेयर सबसे कम है, तो इनका फिर भी इसके कारण मात्रा बढ़ गया कुछ पोल्यूटेंट्स का। बिल्कुल ठीक है। तो प्रोफेसर सिन्हा, अगर हम पंजाब की बात करें आने वाले 10 सालों में या उससे आगे जब समा आएगा, तो पंजाब कितना एयर पोल्यूटेड हो चुका होगा? क्योंकि यहाँ पे तो जैसे कहा जाता है कि ग्रीनरी बहुत है, फॉरेस्ट बहुत हैं, ट्री प्लांटेशन बहुत हो रही है, इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं? पंजाब का क्या फ्यूचर रहेगा? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, पंजाब में मुझे जो पता चला है, जो हम देखते हैं सुनते हैं, कुछ अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे एक वेस्ट प्लांट है जिससे सीएनजी हम करें, तो मेन चीज़ जहाँ पे भी हम वेस्ट को ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें जो वापस हमारे एनर्जी यूजेज के लिए काम आएगा, वो डेफिनेटली पोल्यूशन भी कम करेगा और हमारा जो सहूलियत है उसको भी बढ़ाएगा। और आपका जो सवाल था कि ग्रीनरी वगैरह जो हम कहते हैं, वो देखिए, ऐसी बात नहीं है कि ग्रीनरी होने से आप प्रदूषण को ख़त्म कर सकेंगे। कम कर सकते हैं, कुछ जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनको आप कम कर सकते हैं, बट बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अगर आप गलत पेड़ लगाएं रोड के पास में तो प्रदूषण बढ़ जाएगा। वो कैसे? देखिए, क्या होता है कि कोई भी पेड़ है वो 2 प्रकार से काम करता है। एक तो उसकी जो पत्ते होते हैं वो लीफ सरफेस, वो सरफेस प्रोवाइड करता है, जिस पे हम जानते हैं अगर उस पर PM 2.5 या दूसरे पार्टिकल्स आए, डस्ट आया, तो वो जम जाता है और वो हवा से उसको निकाल देता है, चिपक के, डिपोजिशन कहते हैं इसको जी। पर कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो एक VOC को एमिट करते हैं, उनको हम टर्पीन बोलते हैं। 2 हैं, एक का नाम है आइसोप्रीन और दूसरा का नाम है मोनोटर्पीन। तो बेसिकली इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, बहुत सारे डबल बॉन्ड होते हैं। सीधी भाषा में अगर हम बोले तो ये जब मॉलिक्यूल्स पत्तों से निकलते हैं, जैसे पॉपुलर के पेड़ हुए, यूकेलिप्टस का पेड़ हुआ, तो उस मैंगो का पेड़ हुआ, आम के,
तो इनसे काफ़ी मात्रा में इस तरह के केमिकल्स निकलते हैं और ये हवा में फिर रिएक्शंस होता है, इनका केमिकल रिएक्शंस, और ये ओजोन का उत्पादन करते हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें मतलब जैसे गार्बेज फायर इशू हो गया या फायर क्रैकर्स हो गया, इंडस्ट्री पोल्यूशन हो गया, टू व्हीलर व्हीकल पोल्यूशन हो गया, इन सबसे बड़ा अगर हम कहें सबसे बड़ा जो आप कह रहे हैं वो हमारे घर का कचरा ही है, जैसे हम जला रहे हैं, वो सबसे बड़ा रीज़न है। देखिए, कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है वो दो चीज़ पे निर्भर करेगा। एक, जब उसके 1 किलोग्राम को आप जलाएंगे तो कितना प्रदूषण निकलता है और कितना किलोग्राम उसका जलाया गया। ठीक है। तो इसलिए इसका जवाब सीधा साधा ये नहीं है कि हाँ टू व्हीलर ज़्यादा है इससे, गार्बेज फायर से, या इससे जिस जगह पे गार्बेज फायर ज़्यादा हो रहा है और वाहन कम है, जैसे गांव के आसपास, वहाँ पर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। शहरों के अंदर अगर हम बात करें, वहाँ टू व्हीलर्स ज़्यादा है, जलाने पर ज़्यादा रोक होती है, तो वहाँ पर वो सोर्स ज़्यादा होगा। फिर हवा को शुद्ध रखने का कारण क्या है? हमारी सांसें शुद्ध रहें, इसको हम कैसे कर सकते हैं मैनेज? हमारी उसका असर जैसे कि मैंने बताया, इसके लिए हम सबको समाज में मिल करके पहली बात यह मांगना पड़ेगा कि स्वच्छ हवा एक जन्मसिद्ध अधिकार है ना। जिस तरह से हम अगर आपको स्वच्छ पानी नहीं मिले, है ना, तो आप वो कहेंगे कि क्या हो रहा है, कहाँ पे मैं अपने टैक्स देता हूँ कहाँ पर हम सब में कमी आ रही है। तो उस तरह के प्रश्न और सवाल हमें हवा के लिए भी करने चाहिए और करने पड़ेंगे, तब जाके होगा। एक होगी जागरूकता बढ़ाना, और दूसरा, जब ये जागरूकता इतनी बढ़ जाएगी कि ये इलेक्शन में और मुद्दों की तरह भी खुलकर आएगी मेरे हिसाब से, तो उससे क्या होगा कि हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी जो और देशों में हो चुका है। जैसे आज हम लंदन या लॉस एंजलिस की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम 1960 में देखें या 1940 में, ज़्यादा प्रदूषण था बनस्पत आज के, लेकिन आज इन शहरों में ज़्यादा लोग बसे हुए हैं, ज़्यादा वाहन है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, राइट, लेकिन प्रदूषण कम हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने शॉर्ट टर्म ना सोच करके जो टेक्नोलॉजीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं आज की डेट में, इंडिया में भी अवेलेबल है, उन टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ाया, उनमें इन्वेस्टमेंट की। तो इस तरह से हम अगर अपनी एनर्जी की पोर्टफोलियो को क्लीनर बना देंगे, तो हम काफ़ी हद तक वो कर पाएंगे जो बाहर के देश में अच्छे शहरों ने कर दिखाया है। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਨਾਇਕ ਸਿਨਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੰਡਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੰਭਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੂੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਾਲੀ ਵਰਗੇ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹੀਏ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਸਵੱਛ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।